पिछली क्लास में हमने आप लोगों को वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित तरीके से चैप्टर को कराया था। आज इस पर आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसमें देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा डी। अगर इसमें ध्वनि ऑप्शन होता तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम ध्वनि के रूप में भी बोल सकते हैं, और दो या दो से अधिक ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तो वर्ण का निर्माण करती हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हमारी वर्णमाला क्या है? एक व्यवस्थित तरीके से इसको रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? हमने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या 5 है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो कंठ वर्ण की ध्वनियाँ क वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो क वर्ग में का, खा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य मतलब जो मूर्धावस्था को स्पर्श करते हो। इसमें देखा जाए, ग, घ एक कंठ वर्ण होते हैं, ए तालु वर्ण होते हैं, ए मूर्धन्य वर्ण होते हैं, तो हमारा राइट आंसर इसके अंतर्गत जाएगा सी, जबकि डी, पा, फा ओष्ठ के अंतर्गत रखे गए हैं। इसी प्रकार हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? हमने आपको कल ही बताया था, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनमें कम वायु की आवश्यकता हो उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया था 1, 3, 5 ध्वनि अल्प प्राण होती हैं, तो इसके अंतर्गत क, ग अल्प प्राण, तो फिफ्थ का हमारा बी ऑप्शन। इसी प्रकार हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? हमने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला के अंतिम 5 वर्ण नासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसमें सा को मूर्धन्य सा, इसको हमने नासिक व्यंजन के रूप में पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसी प्रकार हमारा 7 क्वेश्चन है, ए ऐ को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें ए ऐ को नासिक व्यंजन के रूप में नहीं रखा गया, मूर्धन्य को नहीं रख सकते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत नहीं, एक कंठ प्लस तालु दोनों से मिलकर इसकी ध्वनि का उच्चारण होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा 8 क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हमने आपको बताया था कि अंग आहा को अयोगवाह कहा जाता है, जिसमें अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में, आहा का प्रयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व का मतलब होता है जिसमें कोई वर्ण 2 बार रिपीट कर जाए, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा दिल्ली। इसी प्रकार हमारा 10 क्वेश्चन है, स, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? हमने आपको बताया था इस सा का उच्चारण स्थान तालु से मिल निकलता है, इसलिए इसे तालव्य सा कहा जाता है। इसको
मूर्धन्य सा पढ़ा था हमने, और इसको दंत सा, और इसको हमने कंठ के रूप में पढ़ा था। इसी प्रकार ये चारों ही वर्ण संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमें काफ़ी ऊष्मा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इसके कारण इसे संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो हमने आपको बताया था अरबी फारसी की ध्वनियाँ ख ग, इनको नवीन ध्वनियों के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार 12 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो हमने आपको बताया था घोष मतलब बजना, ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हमारी स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। इसमें माँ वर्ण को घोष के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार हमारा 12 क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण होता है, कौन सा अमानक वर्ण होता है। इसके अंतर्गत इसको हमने अमानक के रूप में पढ़ा है। 14 क्वेश्चन है हमारा, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो हमने बताया था इनके नीचे ये जो नुफ्ता लगा रहता है, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हमने बताया था हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं। तो हमने बताया था छह ध्वनि हैं वो हमारी एक संयुक्त वर्ण के रूप में जाती हैं। क्षेत्र ज्ञ स्र, ये तीनों ही वर्ण हमने किसके रूप में पढ़े थे, संयुक्त वर्ण के रूप में, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया छ का क्रम किसके बाद आता है। तो आपको याद रखना है छ का प्लस स से मिलकर बना होता है, इसलिए छ का क्रम क के बाद आता है। ए ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है। तो हमने आपको बताया था ज प्लस या से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आघोष वर्ण कौन सा है। आ माने नहीं, घोष माने बजना, जिसमें स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें आघोष वर्ण कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत श वर्ण को हमने आघोष वर्ण के रूप में पढ़ा था, संयुक्त संघर्षी व्यंजन। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हमने बताया था क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से निकलने के कारण एक कंठ वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें संयुक्त वर्ण व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त वर्ण के रूप में हमने आपको बताया था क्षेत्र ज्ञ स, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो हमने बताया था त वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ण होता है। तो त थ द ध न ये दंत हैं, जबकि ट वर्ण एक मूर्धन्य वर्ण है। इस प्रकार हमारा इसका आंसर डी सही होगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता हो उन्हें क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिन शब्द के अंत में यदि अ आता हो उसे अकारांत कहा जाता है। यदि बड़ा आ इसमें होता
तो उसको आकारांत बोलते। अगर छोटा ई इसमें होता तो उसे इकारांत बोलते। छोटा ऊ होने पर से उकारांत कहा जाता। 6 वर्ण किसके संयोग से बना होता है? तो 6 वर्ण है वो का प्लस सा से मिलकर बना होता है, हमने आपको बताया था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हमने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें हमने री को भी काउंट किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने री को भोलानाथ तिवारी की अध्यक्षता में भोलानाथ तिवारी की अध्यक्षता में हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इसमें अ, उ, ए ये तीनों ही स्वर हैं, जबकि यहाँ एक नासिक वर्ण है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो ठ, ढ, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्योंकि घ हमने कंठ वर्ण के रूप में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। यदि इसमें अयोग वहा, इसमें यदि ट, ठ द्विगुण व्यंजनों को काउंट कर लिया जाए तो इस प्रकार व्यंजनों की संख्या 35 भी मानी जाती है, लेकिन करेक्ट राइट आंसर हमारा 33 माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? पश्य मतलब बाद का, ऐसी ध्वनियाँ जो बाद में बोली जाती हों या जीव के पश्य भाग से जिनका उच्चारण होता हो, उन्हें पश्य ध्वनियाँ कहा जाता है। इसका राइट आंसर ई के रूप। इसी प्रकार हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पश्य स्वर है? तो इसमें आ का उच्चारण स्थान पश्य के रूप में निकलता है। स्वर की बात हुई है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अयोग वहा है? हमने पहले ही बताया था अयोग वहा का जो प्रयोग होता है वो अनुस्वार और विसर्ग के रूप में होता है, इसलिए इन्हें विसर्ग हम कह सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। हमने बताया था च, छ, चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? हमने बताया था स, क्षेत्र, ज्ञ ये तीनों ही संयुक्त वर्ण हैं, जबकि बी एक संघर्षी ऊष्म व्यंजन है। हमारा 33 क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो हमने आपको बताया था च वर्ग तालव्य वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो हमने आपको बताया था यार अलावा को हमने अंतस्थ व्यंजन के रूप में पढ़ा है, जिनमें या और वा को अर्ध स्वर, जबकि रा को प्रकंपित या लुंठित वर्ण, जबकि ला को पार्श्विक वर्ण के रूप में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का मतलब होता है
अनुनासिक का संबंध होता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से। तो हमने आपको बताया था अनुनासिक का उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि नाक और मुख दोनों की सहायता से बाहर निकलती है, इसलिए इसे नासिक वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से जाएगा वर्ग के पश्चिमाक्षर, मतलब किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अभी हमने देखा था इसको 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ प्लस ओष्ठ की मदद से जो बोले जाते हों। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ दोनों की मदद से निकलता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए। तो हमने आपको बताया था भाषा के आधार पर जब दो या दो से अधिक ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तो वर्ण का निर्माण करती हैं और वर्ण की मदद से शब्द बनता है, शब्द की मदद से पद बनता है। दो या दो से अधिक जब पद आपस में मिल जाते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर में उच्चरित व्यंजनों ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? कंठ से लेकर विवर तक हम जो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसका एक सीक्वेंस पूछा गया है। तो हमने देखा, हमने कच्चा टपका तब पका, तो हमने देखा का च ट त प। तो का कंठ वर्ण, च तालव्य वर्ण और ट मूर्धन्य वर्ण, जबकि त दंत वर्ण और त प ओष्ठ वर्ण के रूप में। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला एक पार्श्विक ध्वनि होती है। इसको अभी हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन के रूप में। परीक्षाओं में पूछे गए थे। इस प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला का फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अगली बार हम संधि को विस्तार से समझेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन लगाएंगे। परीक्षाओं में पूछे गए थे। इस प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला का फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अगली बार हम संधि को विस्तार से समझेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन लगाएंगे।